हाय एवरीवन, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। मुझे एक बार ऑडियो एंड वीडियो कंफर्म कर दीजिए कि ठीक है। गुड मॉर्निंग काजल, राधे राधे हिमांशु, वेलकम टू द सेशन। चलिए, दैट्स ग्रेट। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं एंड वी हैव लॉट्स टू कवर। इस सेशन में आई विल ट्राई कि जितना मैक्सिमम हो सके हम रिवाइज़ कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिर्फ क्वेश्चन करते नहीं चलेंगे, क्वेश्चन के साथ जितने भी इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको साथ साथ रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो टाइम लिमिट नहीं है, तो ये मत सोच कर बैठना कि 1 घंटे का ही सेशन है तो मैम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, राइट। चलिए, एवरीवन's रेडी फॉर द फाइनल टचेस। चलिए, दैट्स ग्रेट। हिमांशु एंड काजल जुड़ गए हैं। मैं एक बार टेलीग्राम पे सबको अपडेट कर देती हूँ। चलिए, वॉइस कम है हिमांशु, 1 मिनट रुक जाओ, लेट मी सी। होनी तो नहीं चाहिए। ऐसे नहीं होगा। अब देखिए हिमांशु, इज़ इट बेटर? अब आवाज़ आ रही है आपको? आई थिंक मैं ही बोल रही हूँ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। क्विकली आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा हम इस सेशन में कवर कर पाएँ, राइट। हिमांशु एंड काजल, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, my pen tab is working now. एक मिनट, इसमें हल्का सा चेंज है। एक मिनट रुकना। इसका नहीं, ऐसे ठीक है, कीजिए। ओके, काजल ने कहा कि मैम ऑप्शन 1 करेक्ट है। मुझे लगता है कि इसमें ना इन्होंने दिस की जगह कुछ और लिखना था। कोई बात नहीं, अभी ठीक कर लेते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट 1 देखिए सबसे पहले। हिमांशु अभी देखते हैं, मुझे लगता है स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ है। ये दिस की जगह कोई और हाइपोथेसिस टेस्टिंग था, ये काई स्क्वायर की बात नहीं हो रही थी। ये मैनेजमेंट का है केस, प्रीवियस ईयर, उसमें कुछ गड़बड़ है। ओके, कहते हैं कि एक ऐसा हाइपोथेसिस टेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें हम वेरिएंसेस को कंपेयर करते हैं दो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन की। किसकी मदद से? वेरिएंस की ही मदद से, सैम्पल की। उसे हम कहते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि काई स्क्वायर टेस्ट में हम ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को देखते हैं,
ठीक है। और इसमें जिस तरीके का डेटा यूज़ होता है वो कैसा डेटा होता है एवरीवन? कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा मतलब वो डेटा जिसको हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे जेंडर के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, एक्सेट्रा। तो स्टेटमेंट 1 तो पक्का पक्का गलत है। अब मुझे ये स्टेटमेंट 2 देखने दो, ये एक्चुअल में है क्या। ये पता है किसकी बताई थी इन्होंने? कंडक्टेड 1 2, ये था टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट की बात हो रही थी। ये दिस की जगह आएगा पेयर्ड टी टेस्ट। कहते हैं पेयर टी टेस्ट को कब कंडक्ट किया जाता है? जब दो ग्रुप्स की बात हो रही हो, जब दोनों ग्रुप्स एक ही पॉपुलेशन सेट से बिलोंग करते हो। बताइए ये बात सच है कि नहीं? क्या पेयर टी टेस्ट, पेयर्ड की बात कर रही हूँ, तब यूज़ होता है जब एक पॉपुलेशन में से हम दो ग्रुप्स की बात करते हैं निकाल कर। ओके, हिमांशु ने कहा यस, एब्सोल्युटली, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब एक मैं छोटा सा डायग्राम दिखाती हूँ, ये एक्सप्लेनेशन है। ये देखो, हम पेयर टी टेस्ट के साथ साथ हम टू सैम्पल टी टेस्ट और 1 सैम्पल का भी चार्ट देख लो। पेयर्ड कौन सा होता है ये देखना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ, ये वाला। आई होप ये विजिबल होगा। एक मिनट, पहले ये पेयर्ड वाला देखो। कहते हैं कि यहाँ पर हम मीन वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं, सैम्पल 1 एट टाइम 1 एंड सैम्पल 1 एट टाइम 2। देखो पॉपुलेशन एक ही है, ध्यान से देखना, पॉपुलेशन एक ही है, बट हम उसको दो डिफरेंट टाइम्स पर क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। कैसे? कि बिफोर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से पहले एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी थी और पोस्ट ट्रेनिंग उसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है। तो एक पॉपुलेशन को अगर हम दो ग्रुप्स में बांट देते हैं, उसको हम कहते हैं पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट। ठीक है। सिमिलरली थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, एक मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा सा ना, ये हो गया 1 सैम्पल टी टेस्ट। 1 सैम्पल का हमें मतलब पता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन में से जब हम कंपेयर करते हैं मीन वैल्यू, स्मॉल सैम्पल टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन, यहाँ पर ग्रुप्स नहीं बन रहे, एक पॉपुलेशन में से हम स्मॉल सैम्पल उठा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 2023 के बैच के 200 स्टूडेंट्स में से हमने सिर्फ 20 स्टूडेंट्स के वेट को मेजर किया। ठीक है। 2 सैम्पल टी टेस्ट मतलब ये था एक ही सैम्पल उठाया 20 बच्चों का। 2 सैम्पल टी टेस्ट मतलब हमने क्या किया कि एक ही पॉपुलेशन में से, बात सुनो, एक ही पॉपुलेशन में से हमने 2 सैम्पल उठाए। और पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट में हमने क्या किया कि सैम्पल्स तो 2 ही थे, लेकिन हमने उनको डिफरेंट टाइम पर क्या किया, मेजर किया उनकी मीन वैल्यूज़ को। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सभी को। मुझे बता देना कोई डाउट हो। एक्चुअली मैं ये ना थोड़ा सा, क्लियर काजल, चलो गुड। हिमांशु काजल बताते रहना बीच बीच में, ठीक है। ओके,
हिमांशु ने कहा सी, काजल ने कहा ए। लेट्स सी। काजल बात एक ही कर रहे हैं, वो बस घुमाई हुई है लाइन। देखो, कहते हैं कि जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है या जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज़्म है किसका, WTO का, वो एक ऐसा फोरम है जहाँ पर हम ट्रेड पॉलिसीज़ ऑफ WTO मेंबर्स की देखते हैं, रिव्यू करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 कहती है WTO एडमिनिस्टर करता है ट्रेड रिव्यू मैकेनिज़्म। ये बात वही की गई है। कहने का मतलब है कि वो हर अपने मेंबर कंट्री की ट्रेड पॉलिसीज़ को क्या करता है, इवैल्यूएट करता है, चेक करता है कि कहीं उन्होंने WTO के प्रिंसिपल्स को वो फॉरगो तो नहीं किया। इसलिए अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये देखिए, मैं आपको इसका वो चार्ट दिखाती हूँ। ये है आपका स्ट्रक्चर WTO का। मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस आपकी क्या है, सबसे हाईएस्ट बॉडी है, ठीक है, हाईएस्ट अथॉरिटी बॉडी है, राइट। इसको और नीचे कर देती हूँ। इसके नीचे आती है जनरल काउंसिल, ठीक है, जो किसको रिपोर्ट करती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को। ये बात बिल्कुल नॉर्मल है। जनरल काउंसिल के अंदर एक आती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, और दूसरी जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज़ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। अब इस बॉडी का क्या काम है, ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करना, किन की, WTO के मेंबर्स की। ये देखो, मेरे ख्याल से हर 4 साल बाद ये रिव्यू करते हैं अपने मेंबर्स के ट्रेड पॉलिसीज़ को, जहाँ तक जी याद आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? काजल, हिमांशु, नेक्स्ट पे चले। गुड। ओके, काजल ने कहा बी। हिमांशु, आपके आंसर की वेट हो रही है। जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, सिर्फ काजल का आंसर आया अभी तक। हिमांशु ने कहा मैं भी वही आंसर दूंगा। ओके, एब्सोल्युटली राइट। इसका आंसर है ऑप्शन 2। 4 तरह की लीडरशिप की बात की गई है, करिज्मेटिक, सिचुएशनल, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो करिज्मेटिक, अच्छा ये यहाँ से करनी है, मोटिवेटिंग थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ये किस तरीके की लीडरशिप की बात कर रहा है कि मतलब अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा और अगर बुरा करेंगे तो पेनल्टी मिलेगी। आपको नहीं लगता ये टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर को शो कर रहा है एवरीवन, राइट? तो ये कौन सी लीडरशिप होगी, ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होगी, ठीक है। ए का 3 आ गया तो 4 ही कटा, कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ हमें। चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन बाय क्रिएटिंग एंड कम्युनिकेटिंग अ विजन। बात ध्यान रखना, जब भी एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात होती है, ट्रांसफॉर्म करने की बात होती है, तो वैसा लीडर अपने फॉलोअर्स को ऑर्गेनाइजेशन के विजन के आसपास
कहते हैं ना मोटिवेट करने की कोशिश करता है, वो अपने अपने आप को नहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाता, वो काम को, इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को क्या बनाता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर जहाँ पर वर्ड यूज़ होगा, ध्यान से सुनिए, विजन वर्ड यूज़ होगा, ट्रांसपेरेंसी, एम्पावरमेंट, चेंज एजेंट्स एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स यूज़ होंगे। इसका मतलब कौन सी लीडरशिप की बात हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशनल की। अब आप कहोगे मैम फिर करिज्मेटिक में क्या फ़र्क आ गया, करिज्मेटिक और ट्रांसफॉर्मेशनल एक जैसे हैं? नहीं, करिज्मेटिक में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है लीडर, वो अपने पर रखता है, ठीक है, द होल परसोना रिवॉल्व्स अराउंड द लीडर। बट ट्रांसफॉर्मेशनल में सारा कुछ किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, ऑर्गेनाइजेशन की विजन, ठीक है, लोगों को एम्पावर करने में, ठीक है। तो करिज्मेटिक लीडरशिप इन्फ्लुएंसिंग बाय पर्सनालिटी एंड चार्म, ठीक है। एंड लास्ट इज सिचुएशनल, सिचुएशनल लीडरशिप मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें अपना लीडरशिप स्टाइल को क्या करना पड़ता है, चेंज। ये इतना पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने कुछ और चार्ट्स भी ऐड किए। अब ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, ठीक है। पहला, ट्रांसफॉर्मेशनल कैसे चैलेंजेस के लिए डिज़ाइन किया जाता है, देखिए, नॉन रूटीन, कॉम्प्लेक्स और अडेप्टिव चैलेंजेस, जहाँ पर हमारा ध्यान किस पर होता है, लोगों पर, पॉसिबिलिटीज़ और फ्यूचर पर, कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, एम्पावरमेंट, मल्टी डायमेंशनल, कहते हैं ना, एक बहुत ही बड़ा दायरा होता है, एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। अब वहीं पर अगर आप ट्रांजैक्शनल की बात करो, ये रूटीन के कामों की बात करता है या चैलेंजेस की बात करता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करता है। यहाँ पर विजन की, लोगों को एम्पावर करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स और प्रोसेसेस को बेहतर करने की बात हो रही है विद द हेल्प ऑफ पीपल, ठीक है। क्लियर हो गया? आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट वेल। और ये आपका छोटा सा डिफरेंस है ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल में। ट्रांजैक्शनल रिस्पॉन्सिव होती है और ये प्रोएक्टिव होती है, इसमें सारे कीवर्ड्स होंगे, देखा, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ठीक है। हमें सिर्फ करेक्टिव एक्शंस लेने होते हैं परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल में हम सिर्फ यही नहीं करते, हम एक विजन और लोगों के बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। एक और वर्ड है इसमें, मैं अभी बता देती हूँ, यस, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन यानी कि क्रिएटिविटी जो है, लेवल ऑफ क्रिएटिविटी यहाँ ज़ीरो होता है और यहाँ पर प्रमोट करने की बात की गई है, ठीक है। हिमांशु, काजल, जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, यहाँ तक क्लियर है? फिर एक और बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, बोनस चीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब देखो, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। आपने कई बार देखा है कि क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं जहाँ से आपको एक्सपेक्टेड नहीं होता। क्या आपको वो क्वेश्चन याद है, ट्रेनिंग वाला, ट्रेनिंग के मेथड्स जो उन्होंने यूजीसी ने एक रिसर्च पेपर से लिए थे? सबको याद होगा, हमने किया भी था, एक रिसर्च पेपर और जर्नल से वो क्वेश्चन उठाया था, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि लीडरशिप स्टाइल्स एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, तो मैंने 2 चार्ट्स ऐड किए हैं जर्नल्स में से। ये 2 चार्ट्स हैं, ठीक है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, एक मिनट, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट ये देखो, यहाँ पर ये चार्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि स्टाइल कौन सा है, ऑटोक्रेटिक, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और किन सिचुएशंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस चार्ट को यूज़ करके आराम से एक मैच द फॉलोइंग बन सकता है, आराम से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये वाले चार्ट में सारे स्टाइल्स हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर एंड ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है। और दूसरा जो चार्ट है उसमें ना इन्होंने कुछ फ्रेजेस दिए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे।
एक मिनट रुकना, ये ना थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज़ कर दूँ। हाँ, ये वाला देखना। कौन सा लीडरशिप स्टाइल? और सारे कोअर्सिव, अथॉरिटेटिव, पेस सेटिंग, कोचिंग। उसमें एक लीडर किस तरीके से बोलेगा या उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है? समझ आ रहा है सभी को जो मैं बोल रही हूँ? ये 2 चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्टली सारे आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है? इसको ज़रूर पढ़ के जाना। ये मैं ना स्टार मार्क कर देती हूँ, ठीक है? चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। ओके, काजल ने कहा सी, देखते हैं। ओके, हिमांशु आपका आंसर अजम्पशंस पे यूटिलिटी की? गुड, वेरी गुड हिमांशु एंड काजल, एब्सोल्युटली राइट। कार्डिनल यूटिलिटी बिहेवियर की जो अजम्पशंस हैं वो है 1 कि कंज्यूमर रैशनल होता है, ठीक है? तीसरा, यूटिलिटी कार्डिनल मेजरमेंट होती है। कहते हैं ना नो लिमिट ऑन मनी इनकम, ये गलत है। लिमिट नहीं होगी मनी इनकम पे तो यूटिलिटी कैसे हम स्टेबल करेंगे, ठीक है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, नहीं, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्या कमोडिटीज़ की डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है? एब्सोल्युटली। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है? यस। ये जो लास्ट पॉइंट है कि टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल यूटिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, ये गलत है, इसको ऐड किया जाता है, ठीक है? तो इसीलिए थर्ड इज़ द राइट आंसर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट क्वेश्चन, मैंने एक और चीज़ बतानी है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, एक मिनट इसको थोड़ा सा, चलिए। ओके, काजल ने नोट पढ़ लिया है। ओके, ग्रेट ग्रेट काजल। वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, यहाँ पर वर्ड लिखा है नॉट, इसको प्लीज़ भूलना नहीं। आईएमएफ का फंक्शन इसमें से नहीं है। आईएमएफ का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है कि टेक्निकल एडवाइस देना किस रिगार्डिंग अपने मेंबर्स को मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस देना और उनकी बीओपी प्रॉब्लम्स जो हैं उसको सॉल्व करना।
और लोगों की जो करेंसीज है उसका रेजर्वोयर मतलब उसको अपने पास रखना, ठीक है, और ये इंश्योर करना कि टाइम पर जिसको चाहिए हो वो करेंसी वो दे पाए, ठीक है। तो ये ABC तो बिल्कुल ठीक है। D कहते हैं प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो काम इनका नहीं होता, ठीक है, ये गलत है। बाय मीन्स ऑफ गारंटी एंड पार्टिसिपेशन इन लोन्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक आर्म होती है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ना एक कंपोनेंट है या ग्रुप है, आई थिंक उसका ये फंक्शन होता है। क्या कोई बता सकता है कौन सा है वो? एग्जैक्ट लाइन नहीं, वो आई थिंक प्राइवेट इन्वेस्टर्स के रिलेटेड होता है। मीगा है कि IFC है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक, IFC, ठीक है। चलिए अब मैंने ना एक मैराथन ली थी इंटरनेशनल बिजनेस की, ठीक है। मैंने उसमें IMF के लेंडिंग फैसिलिटीज़, ध्यान से सुनिए, लेंडिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी कवर की थी, ठीक है। अभी तक वो पेपर में पूछी नहीं गई, वो सिर्फ मैनेजमेंट के पेपर में पूछी गई हैं, लेकिन मेक श्योर आप उस मैराथन में से वो वाला पार्ट एक बार देख लेना। मैंने उसकी PDF भी शेयर की हुई है टेलीग्राम पे, एक बार वो चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि पूरी वीडियो देखो, नहीं, उसमें जो रेलिवेंट लगे, जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कह रही हूँ, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, उसके पॉइंट्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़, वो हल्का हल्का वहाँ से पॉइंट उठा लेना, ठीक है। और अगर वो टाइम नहीं है तो PDF उठा लेना, उसमें बहुत नोट्स दिए हुए हैं अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रिपीटेड सा ही है पर चलो, एनीवेज। काजल का आंसर आ गया, हिमांशु का भी, वेरी गुड। स्टूडेंट्स T टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। और स्टूडेंट सॉरी पेयर्ड T टेस्ट हम अभी बढ़कर आए हैं। अब देखो उन्होंने लाइन कैसे चेंज कर दी, कहते पेयर्ड T टेस्ट ना कंपेयर करता है दो कोरिलेटेड सैम्पल मीन्स को। अभी कोरिलेटेड वर्ड क्यों यूज़ किया सोचा है? क्योंकि हमने एक पॉपुलेशन में से दो ग्रुप्स को निकाला है और हम उसको दो डिफरेंट टाइम या सिचुएशंस पे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो कोरिलेटेड तो हुए ना, वो एक ही में से निकाल रहे हैं और दो डिफरेंट टाइम पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। इसमें आपके दो फॉर्मूलाज चेक हो जाएंगे और इस क्वेश्चन के साथ साथ मार्जिनल कॉस्टिंग के बहुत सारे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए पहले ये क्वेश्चन कीजिए। हिमांशु थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशंस चेक करो।
ब्रेक इवन का जो फॉर्मूला होता है इन यूनिट्स एंड इन रुपीज़, वो वाला लगना है यहाँ पे। चलिए साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली राइट काजल, बिल्कुल ठीक। लाइए मैं साथ साथ सॉल्व भी कर देती हूँ। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पर जिस फॉर्मूला की बात की गई है, देखो ध्यान से सुनना, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। सबको फॉर्मूला पता है क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही होता है। ध्यान से सुनो, इस फॉर्मूला का मतलब पता है क्या है? कि अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पूरी रिकवर हो रही है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कंप्लीटली रिकवर होने का मतलब ये है कि इस केस में कोई भी प्रॉफिट नहीं है। हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के माध्यम से, कंट्रीब्यूशन की मदद से पूरी सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर पा रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ब्रेक इवन आ गया, जहाँ पर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस है। इस क्वेश्चन में कहा है कि आपने हमें ये बताना है कि कितने यूनिट्स हम सेल करें कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर हो जाए और साथ में एक डिज़ायर्ड प्रॉफिट है जो हम अर्न करना चाहते हैं। तो जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो कंट्रीब्यूशन की मदद से मैं फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर करूँगी और मैं डिज़ायर्ड प्रॉफिट भी अर्न करूँगी। वहाँ से ये फॉर्मूला बना है, समझ आया? अब ऊपर हम फटाफट देख लेते हैं कि फ़िक्स्ड कॉस्ट कितनी है। फ़िक्स्ड कॉस्ट है हमारी 5,40,000 प्लस 2,52,000 और डिज़ायर्ड प्रॉफिट 60,000। जब आप इसका टोटल करोगे ये आएगा 8,52,000। और कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 20 माइनस 14 विच इज़ इक्वल्स टू 6। ठीक है, राइट तो ये आ गए आपके 1,42,000 यूनिट्स। अब ये यूनिट्स में आया आंसर, हमें किस में चाहिए? रुपीज़ में। रुपीज़ में करने के लिए हम इसको सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ इंटू 20 रुपीज़। वो आ गया आपका 28,40,000। ठीक है, हिमांशु क्लियर हुआ कहाँ पर गलती थी? ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? दोनों फॉर्मूलाज रिवाइज हो गए। अब ब्रेक इवन के साथ साथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी एक चीज़ होती है। ठीक है, जब हमारा ब्रेक इवन रीच कर जाता है, ठीक है, उसके ओवर एंड अबव हम जितने भी यूनिट्स या जो भी कमाते हैं वो हमारा किसका पार्ट होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम माइनस ब्रेक इवन सेल्स, जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला एक होता है प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यूनिट्स की बात कर रही हूँ, मतलब कंट्रीब्यूशन के माध्यम से मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रही हूँ। वही लॉजिक जो मैंने ब्रेक इवन में समझाया। ठीक है, इतना क्लियर है? अब यहाँ पर देखना, आई होप ये दिख रहा है, विजिबल है। इसको थोड़ा सा मैं और करती हूँ। आप सबको पता है कि ये कौन सा एंगल है? इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब मुझे हाँ या ना में जवाब देना। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नैरो हो, नैरो मतलब कम हो, छोटा हो, क्या हमारे प्रॉफिट अर्न करने की जो कैपेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है वो लो होती है कि हाई होती है? ओके, क्या ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारा टोटल रेवेन्यू एक्सीड करता है टोटल कॉस्ट से? येस और नो? गुड मॉर्निंग रचना, वेलकम टू द सेशन।
काजल ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? क्या नैरो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब ये है कि ये हमें ये डिपिक्ट कर रहा है या ये हमें ऐसा पॉइंट डिपिक्ट कर रहा है कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहा है टोटल कॉस्ट से? कम एंगल ऑफ इंसिडेंस तो कम प्रॉफिट देगा ना काजल, तो इसीलिए टोटल रेवेन्यू ज़्यादा टोटल कॉस्ट से एक्सीड कर ही नहीं पाएगा, वो तो कम एक्सीड करेगा। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर हुआ? अब अगर यही मैं ये लिख दूं कि क्या एक हाई नहीं, लार्ज जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर मेरी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो भी ज़्यादा है। इसका मतलब अगर मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है, इसका मतलब मेरे जो प्रॉफिट अर्न करने की कैपेबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? पेपर में वो आपसे यही पूछेंगे कि लो का, नैरो का, इसका व्हाट डज इट इंडिकेट, तो आपको पता होना चाहिए। वो लाइन घुमा के भी लिख सकते हैं, वो ये भी लिख सकते हैं कि क्या नैरो एंगल ऑफ इंसिडेंस का ये मतलब होता है कि इट इज़ द लेवल ऑफ ब्रेक इवन? नहीं, ब्रेक इवन थोड़ी ना होता है, ब्रेक इवन के बाद की बात होती है। तो ठीक है, तो मेक श्योर यू गाइज आर वेरी विजिलेंट अबाउट द कीवर्ड्स विच हैज़ बिन रिटन, राइट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए, गुड। अब ना मैंने आपसे कहा था कि अब मैंने ना कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। आप मुझे बताओगे मार्जिनल कॉस्टिंग में देर आर आई थिंक 7 to 8 पॉइंट्स। फिर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। एक मिनट, लेट मी जस्ट ओपन अ फ्रेश शीट। वाइट बोर्ड खोलते हैं। चलिए, मुझे येस और नो की फॉर्म में सभी आंसर कीजिएगा, ठीक है? स्टेटमेंट नंबर 1, आई होप इट इज़ विजिबल। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। कहते हैं, मैं लिख रही हूँ, मुझे बताइएगा कि ये सही है कि नहीं। ओनली पीरियड कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। क्या मार्जिनल कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात ट्रू है कि फॉल्स है कि पीरियड कॉस्ट, सिर्फ पीरियड कॉस्ट इंक्लूड की जाती है कॉस्ट शीट में? येस और नो की फॉर्म में, वाई या एन की फॉर्म में प्लीज़ मुझे आंसर कीजिए। काजल ने कहा फॉल्स। सभी स्टूडेंट्स क्विकली, अभी बाकी भी बहुत कवर करना है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में पीरियड कॉस्ट को क्या हम कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट को थोड़ी ना करते हैं हम प्रोडक्ट कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट को भी लेते हैं। ठीक है, अब एक और पॉइंट कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में, ध्यान से सुनिए, मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट्स आर डिटरमिन्ड, मुझे बताना है स्टेटमेंट सही है कि नहीं। प्रॉफिट्स आर डिटरमिन्ड ऑन हाउ फिक्स्ड कॉस्ट आर एलोकेटेड। बताइए, क्या ये स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है कि नहीं? ये स्टेटमेंट्स ऐसे ही घुमाएंगे वो, तो इसीलिए यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस। हिमांशु सही है, ध्यान से पढ़ो
क्या मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट्स को डिटरमिन करने का तरीका ये है कि किस तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट एलोकेट की जाती है, या मार्जिनल कॉस्टिंग में हम प्रॉफिट्स को डिटरमिन करते हैं पीवी रेशो की मदद से? ये स्टेटमेंट गलत है माय डियर स्टूडेंट्स। क्यों गलत है? ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में बात कर रहा है ये स्टेटमेंट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड कॉस्ट की एलोकेशन करते हैं, ठीक है ना। हम प्रोडक्ट की जब कॉस्ट निकालते हैं ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो हम फिक्स्ड को भी माइनस करते हैं, हम उसको भी लेते हैं, वेरिएबल को भी लेते हैं। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में मैं आपको बताती हूँ क्या डिफरेंस है। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। हम इसको अपना प्रॉफिट मानते हैं। इस कंट्रीब्यूशन की मदद से हम क्या निकालते हैं, हम अपना पीवी रेशो निकालते हैं, जिसके बेस पर हम उस प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को निकालते हैं। अब आप कहोगे मैम फिक्स्ड कॉस्ट भी तो माइनस करते हैं। यस, इसके बाद हम फिक्स्ड कॉस्ट को यहाँ से क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं EBIT तक पहुँचने के लिए। लेकिन प्रॉफिट को कहाँ से डिटरमिन कर रहे हैं, पीवी रेशो से ही तो कर रहे हैं, ठीक है। सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ? एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, अपोर्शनमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। समझ आया सभी स्टूडेंट्स को? मुझे एक बार थम्स अप या येस नो करके बता दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ। चलिए, गुड गुड, आई होप दीज पॉइंट्स आर हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब एक और पॉइंट बताती हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग का। मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम की हेल्प से हम किस तरीके के डिसीजंस लेने में, या किस तरीके के डिसीजंस हम लेते हैं। सबसे पहला प्राइस सेटिंग, मुझे बताना इसमें से कौन सा सही है। प्राइस सेटिंग, सेकंड मेक और बाय डिसीजन, थर्ड रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू IFRS एंड गैप स्टैंडर्ड्स। इन तीनों में से मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एब्जॉर्प्शन कह रही, मार्जिनल कॉस्टिंग के डिसीजंस लेने में मदद करेगा। इन तीनों में से, तीनों भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। ओके काजल आप कह रहे हो मेक और बाय डिसीजन में मदद करता है। हिमांशु, रचना, एवरीवन। ओके काजल ने कहा कि A और B। ओके देखते हैं काजल, सभी को आंसर करने देते हैं। काजल के अलावा कोई भी एक्टिव नहीं है गाइस। बक्का आप कल मंडे पेपर है। ये दोनों आपके मार्जिनल कॉस्टिंग की सिस्टम की मदद से हम इसके रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। सेलिंग प्राइस या क्या प्राइस सेट करना है वो, और मेक और बाय डिसीजन। लेकिन ये जो रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू गैप और IFRS है, ये किसका डिसीजन मेकिंग का पैरामीटर है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जितने भी लॉन्ग टर्म के डिसीजंस होंगे, लॉन्ग टर्म यानी कि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होंगे कि रिपोर्टिंग चेक करना IFRS के अकॉर्डिंग है कि नहीं, टैक्स कंप्लाइंसेस है कि नहीं, ऐसी चीज़ों का डिसीजंस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता है। बट जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, वो किसके अंडर आते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ, येस और नो?
ओके, अब आते हैं लास्ट के 2 पॉइंट्स। एक तो कॉस्ट के बिहेवियर का और एक कंट्रीब्यूशन के इंक्रीज और डिक्रीज होने का, जैसा पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, अगर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है और टोटलिटी में फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, मुझे बताइए क्या फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी कि कांस्टेंट रहेगी? वेलकम शुभेंदु। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, शुभेंदु ने कहा कांस्टेंट हो जाएगी। पर यूनिट शुभेंदु, पर यूनिट की बात कर रही हूँ मैं। एब्सोल्युटली फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मैं बताती हूँ, रेंट का खर्चा, मैनेजर की सैलरी का खर्चा, लीज का खर्चा, वो तो सेम रहता है। चाहे आप एक महीने उस फैक्ट्री में, शुभेंदु सोचो, उस फैक्ट्री का जो रेंट है आपने हर महीने देना उतना ही है, चाहे आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर आपने देना ही 50,000 का रेंट है, ठीक है, राइट, और अगर आपने 50,000 का रेंट देना है, ठीक है, और सोचो उस साल या उस मंथ आपने सिर्फ 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस की है, तो उस हिसाब से आपकी पर यूनिट कितनी हो गई? ध्यान से देखो यहाँ पे, 50 रुपीज़ हो गया। मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के पीछे आपको कितनी फिक्स्ड कॉस्ट पड़ी? 50। अब अगर यहीं पर उसी महीने आपने 1000 की जगह 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए होते तो आपकी पर यूनिट कितनी होती? 25। क्यों? क्योंकि ये जो कॉस्ट है वो ज़्यादा यूनिट्स में क्या होगी? स्प्रेड हो गई है, तो डिक्रीज नहीं होगी। शुभेंदु बताइए। टोटलिटी में फिक्स्ड रहेगी, रेंट हर महीने का फिक्स्ड रहेगा, लेकिन पर यूनिट का खर्चा कम होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एक मिनट, ये ना पूरा नहीं है। सॉरी, पहले ना व्यू नहीं हो रहा था। हाँ बिल्कुल हिमांशु, जैसे जैसे हम इसको 2500 करते जाएंगे, 3000, तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है वो कम होती जाएगी। पहले ना स्क्रीन नहीं प्रॉपरली व्यू हो रही थी। आई होप अब सभी को क्लियर है। ठीक है, ये क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि ये सीधा अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग में पूछ लेते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर क्या होगा और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का बिहेवियर क्या होगा। तो पर यूनिट का कितना होगा? ये डिक्रीज करेगा और टोटल में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे आप लोग बताइए, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी कि कांस्टेंट रहेगी? यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिखेंगे, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी? ओके, काजल ने कहा कांस्टेंट। सभी आंसर कीजिए, फिर हम इस रात से पर्दा खोलेंगे।
सी एंड डी, अच्छा सी और डी, ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है। काजल एंड हिमांशु, शुभेंदु ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, देख लो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी कांस्टेंट रहती है, मतलब पर यूनिट जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने प्रोडक्शन के यूनिट्स 1000 2000 आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते हो तो टोटल में, टोटैलिटी में वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, राइट। अगर प्रोडक्शन कम होगी तो ऑब्वियसली आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द चेंज इन प्रोडक्शन लेवल होता है। कहने का मतलब है, इसका क्या जिस्ट क्या निकला है कि पर यूनिट जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो टोटल है वो क्या करती है, वो वेरी करती है। ठीक है, ये याद रखना है, वेरिएबल का भी याद रखना है और फिक्स्ड का भी याद रखना है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंटर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग जिसका हम क्वेश्चन में फ्रेम कर रही हूँ, मुझे सभी बताएंगे। Which of the following factors is responsible for which of the following factors are not responsible for an increase in contribution? इनमें से आपको वो फैक्टर्स बताने हैं जिससे आपका कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज नहीं आ रहा। मैंने नहीं वर्ड बोला है, ठीक है। सबसे पहला, डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग आज बहुत गंदी आ रही है। 3, डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। बताइए, ऑप्शंस दे देती हूँ। ऑप्शन 1 है ए एंड बी, ऑप्शन 2 है ओनली बी, ऑप्शन 3 है ओनली सी, ऑप्शन 4 है बी एंड सी। बताइए। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन सी, डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों? अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, सोचिए, ठीक है, तो इससे ऑब्वियसली आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, इसका मतलब यही है। ठीक है, कॉस्ट कम है तो कंट्रीब्यूशन मतलब ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा है। और अगर हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट को भी बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली उससे भी हमारा कंट्रीब्यूशन यानी कि ग्रॉस मार्जिन बढ़ेगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट के कम या ज़्यादा होने से आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा और कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो ग्रॉस मार्जिन यानी कि कंट्रीब्यूशन से अफेक्ट नहीं होती, क्योंकि कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद हम फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करते हैं, यहाँ से राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT भी कहते हैं। यहाँ तक सभी को की पॉइंट्स जो मार्जिनल कॉस्टिंग के थे वो क्लियर हुए? कोई डाउट इस टॉपिक में बताइए, फिर ही आगे चलते हैं। रचना, शुभेंदु, काजल, हिमांशु, एवरीवन, ठीक है। सेशन सभी को पसंद आ रहा है? ठीक है, लग रहा है फ़ायदेमंद लग रहा है? ठीक है, चलो इसी मोटिवेशन और ज़ील के साथ हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, दैट्स ग्रेट शुभेंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन आजकल बहुत डेप्थ में पूछा जा रहा है। ये ग्रुप बिल्डिंग के ग्रुप डेवलपमेंट वाला टॉपिक जो हम करते हैं, फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग वाला, इसको कीजिए। हिमांशु को आंसर की रटी हुई है। हिमांशु को पता चल गया मैम आपकी तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हो। चलिए सबको आंसर करने दीजिए। एवरीवन ध्यान से इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए समझ कर। चलिए ये क्वेश्चन में ना उन्होंने जो ग्रुप है, ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग नॉर्मिंग, उसके फीचर्स नहीं बताए। उसका उसमें जो लोग प्रेजेंट है यानी कि ग्रुप मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनके बिहेवियर को एग्जिबिट यहाँ पर किया है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ थोड़ा डेप्थ में उन्होंने पूछा है। ठीक है, वेलकम श्री, बिल्कुल ठीक है। इसको एक बार समझ भी लेते हैं। हमें ग्रुप मेंबर्स के बिहेवियर को सीक्वेंस में अरेंज करना है। यहाँ पर अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्या हमें पता है कि पहली स्टेज कौन सी होती है? फॉर्मिंग स्टेज। कैन आई से फॉर्मिंग स्टेज पर एक ग्रुप मेंबर का बिहेवियर मिक्स्ड होता है। ठीक है, जहाँ पर हमें कुछ समझ आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा। ठीक है, वी आर नॉट श्योर हाउ द अदर ग्रुप मेंबर्स विल टर्न आउट, यही चीज़ें होती हैं। तो कहना इसे हम ईगर होते हैं, एंशियस होते हैं और यहाँ पर हम डेटा गैदर करते हैं लोगों के बारे में। ठीक है, तो मुझे पक्का पक्का श्योरिटी है कि ए ऑप्शन आपका पहले आएगा, तो इसीलिए मैं ये 3 और 4 को कट कर दूँगी। फॉर्मिंग स्टेज के बाद आपकी स्टॉर्मिंग मतलब आंधी आ जाती है। मैंने समझाया था, पहले मिलते हैं, फिर बारिश होती है, ठीक है, फिर बारिश रुक जाती है, फिर काम होता है, फिर बाय बाय होती है। ठीक है, तो अभी क्या हुई है? आंधी आ रही है। अब स्टॉर्मिंग में लड़ाई झगड़ा होता है। अब इसमें से सबसे नेगेटिव वाला ऑप्शन देखो, देखो, हाँ, कन्फ्रंट द डिफरेंसेस, फील एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन एंड हॉस्टिलिटीज़, ये ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। तो यहाँ पर किस स्टेज की बात हो रही है? स्टॉर्मिंग स्टेज। अब आपने अगर ये 2 ही ऑप्शन निकाल लिए, 2 पॉइंट्स ही निकाल लिए, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं। नॉर्मिंग, नॉर्मिंग मतलब बारिश रुक गई है, अब लोग नॉर्मल हो गए हैं। कैन आई से अब एक लड़ाई के बाद थोड़ा प्यार मोहब्बत शुरू हो गई है। ठीक है, लड़ाई करने के बाद नॉर्मैलिटी आ गई है, तो कहना है इसे सी। उसके बाद परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग का मतलब है जो टास्क आपको दिए गए हैं आप उसको क्या करते हो? परफॉर्म करने की कोशिश करते हो। यहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये करते हो, ये वाला ऑप्शन ई। एंड लास्ट एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट में आप बाय बाय करते हो। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आप बाय बाय कर रहे हो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, तो आप थोड़े से अपसेट हो जाते हो कि ख़त्म हो गया प्रोजेक्ट या काम ख़त्म हो गया, सो यू आर लीविंग, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलएलपी पे। एलएलपी पे हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैंने ना इसके की पॉइंट्स लिखे हैं, वंस मोर प्लीज़। कौन सा पॉइंट शुभेंदु बताइए? परफॉर्मिंग का, नॉर्मिंग का कि एडजर्नमेंट का? कौन से वाला पूछ रहे हो? कौन सी स्टेज?
सेकंड वाली वो जब बारिश आती है, अच्छा, जो बारिश वाली स्टेज है उसे हम स्टॉर्मिंग स्टेज कहते हैं, ठीक है। कि स्टॉर्मिंग मतलब लड़ाई हो जाना, झगड़ा हो जाना। अब ये एक ऐसी स्टेज है जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब लड़ाई झगड़ा एवरीथिंग। तो हम यहाँ से वो वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े की वो होती है, मतलब इंडिकेशन होती है। अब यहाँ पर देखो ये वाला फील एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होना, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? हॉस्टिलिटी होना किसी के साथ मतलब वो होना, लड़ाई वाली फीलिंग होना, ठीक है। ये वर्ड होता ही इसीलिए है, कंपटीशन, हॉस्टिलिटी, ठीक है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, सब कुछ, इसीलिए ये स्टॉर्मिंग स्टेज में आया, ठीक है। इनमें से कौन से मेंबर्स एलएलपी के बन सकते हैं? इसमें ना कोड्स थे, रुको मैं कोड बताती हूँ, मुझे खुद को नहीं पता। आई एम राइटिंग डाउन द ऑप्शंस, अब वहाँ से कर लीजिएगा। चलिए, एनटीए ने कुछ और कोड्स दिए थे, आई थिंक वो कॉपी नहीं हुए, आप इससे कीजिए। ओके, हिमांशु ने कहा ऑप्शन सी, देखते हैं। ऑप्शन सी, काजल ने भी कहा। ओके, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन ए बी ई इज़ द राइट आंसर। इनमें से कौन से एलएलपी के मेंबर्स बन सकते हैं? क्या रेजिडेंट इंडियंस एलएलपी के मेंबर्स बन सकते हैं? येस, दे आर एलिजिबल। क्या एक एलएलपी की मेंबर बन सकती है? एब्सोल्युटली, ये एलिजिबल है। कॉरपोरेशन सोल, अब इस पॉइंट का प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं समझ आया कि ये कॉरपोरेशन सोल क्या है, ये कोई डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंपनी है, क्या है, ठीक है। तो ये बहुत अंडर मेंशन्ड पॉइंट है, ठीक है। क्लियर वेग सा है ऑप्शन। कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एलिजिबल नहीं है। लास्ट में उन्होंने पूछा कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, कहने का मतलब इसमें डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों की बात की है। तो क्या ये दोनों मेंबर बन सकती हैं? एब्सोल्युटली। तो द करेक्ट आंसर इज रेजिडेंट इंडियंस, एलएलपी एंड डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज। अब इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुआ क्वेश्चन, एक चीज़ करते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में 81 सेक्शंस होते हैं एवरीवन, एंड हमारे 4 शेड्यूल्स होते हैं। सबको याद है ये 4 शेड्यूल्स में क्या क्या लिखा हुआ है? एलएलपी के 4 शेड्यूल्स में क्या क्या लिखा हुआ है सभी को पता है? एक एक पॉइंट सबको याद है? जो शेड्यूल नंबर 1 है, ठीक है, शेड्यूल नंबर 1 में किसके बारे में बात की गई है? राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की, ठीक है। ये एक एक पॉइंट याद रखिए, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की बात की गई है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एलएलपी। दूसरे शेड्यूल में किसकी बात की गई है? कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। क्या ये सबको याद आ रहा है कि नहीं, या बिल्कुल ही भूल गए? और थर्ड में क्या होगा? थर्ड शेड्यूल ऑफ एलएलपी क्या कहता है? किसको कन्वर्ट करने की बात हो रही है? एक प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फोर्थ शेड्यूल जो हमारा लास्ट शेड्यूल है, उसमें अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी
को LLP में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। क्या ये क्विकली रिवाइज हो गए सबके 4 शेड्यूल्स? अगर ऐसा पेपर में पूछ लें कि LLP के 3rd शेड्यूल में वो किस चीज़ से डील करता है या किस चीज़ से डील नहीं करता, यू गाइज कैन आंसर नाउ, ठीक है? इसका एक और क्वेश्चन है जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है। सुनिए, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं LLP को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। ये क्वेश्चन सबने अटेम्प्ट किया होगा प्रीवियस ईयर में, ठीक है? एक ये वाला क्वेश्चन और दूसरा इसका प्रोसेस, ये दोनों पूछे गए हैं। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, क्विकली एलिमेंट्स मुझे बता दो एक आधा, बाकी मैं बताऊंगी। What are those essential documents, essential elements required to incorporate an LLP? पेपर वैसे तुम लोगों ने जाके देना है, मैंने नहीं देना। रेजिडेंट, ठीक है। और थोड़ा सा न्यू पॉइंट शुभेंदु। रेजिडेंट इंडियन उसके मेंबर्स बन सकते हैं शुभेंदु, ये इसका असेंशियल एलिमेंट नहीं होगा। क्या आपको नहीं लगता सबसे ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट ये है कि आपको इनकॉर्पोरेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको फाइल करना होता है रजिस्ट्रार के पास इलेक्ट्रॉनिकली? ये सबको याद आ रहा है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट करोगे ना? क्या ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि आपके मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम 2 पार्टनर्स होने ही चाहिए, ठीक है? और मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी होने चाहिए, और वो दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो हैं वो रेजिडेंट होने चाहिए। शुभेंदु, यहाँ पर ये पॉइंट फिट होगा, ठीक है? ये तीसरा पॉइंट। अगला ध्यान से सुनिए, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए इंडिया में। नेक्स्ट, आपको DPIN यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो इशू होगा, ठीक है? और इसको आपको कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। बताइए, यस नो, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? मुझे लगता है सब कुछ भूल गए हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, अगर अग्रीमेंट नहीं हुआ है तो कौन सा शेड्यूल लगेगा LLP का? इतना मुझे बता दो बस। अगर अग्रीमेंट नहीं हुआ LLP अग्रीमेंट, तो कौन सा शेड्यूल एप्लीकेबल होता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? वेरी इजी। बिल्कुल काजल, फर्स्ट स्केड्यूल अप्लाई होगा। और लास्ट कौन सा असेंशियल एलिमेंट है? नेम का। आपने जो नेम सिलेक्ट किया है ना वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, किसी से मैच ना करता हो, वैसा होना चाहिए। वैसे आपको 6 चॉइसेस मिलती हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइल करते टाइम, ठीक है? और वो ये कहते हैं कि आपका नाम ऐसा हो जो किसी से मिलता ना हो, किसी और LLP से, ठीक है? ये हो गए आपके सारे असेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है? अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है पूछा जा सकता है इज़ द प्रोसेस। अब मुझे प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप बता दो, बाकी के मैं अब कर लूँगी। फर्स्ट स्टेप बता दो। एक LLP को इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होगी?
क्या हम अपने पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को नहीं अपॉइंट करेंगे, बताइए। अपॉइंटिंग पार्टनर्स प्लस डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये होगा आपका स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप क्या होगा, DPIN के लिए अप्लाई करना, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद रजिस्टर करना, किसके लिए रजिस्टर करना, रजिस्टर फॉर योर LLP नेम, जिसमें आपको 6 चॉइसेस मिलती हैं। सबको याद आ रहा है, आई होप। उसके बाद ड्राफ्टिंग ऑफ LLP एग्रीमेंट, LLP एग्रीमेंट ड्राफ्ट होगा। अब ये जो सारा ऊपर आपने तामझाम किया है, एग्रीमेंट बनाया है, नेम डिसाइड किया है, DPIN की एप्लीकेशन डाली, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना, डॉक्यूमेंट्स को किसके पास, रजिस्ट्रार के पास इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। और अप्लाई करना एंड में अपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए प्लस LLPIN नंबर के लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए। एक बार ही देख लो। पता नहीं इधर उधर क्यों घूम रहा है। पहले पार्टनर्स अपॉइंट करने, फिर DPIN, रजिस्ट्रेशन, ड्राफ्टिंग, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अप्लाई करना। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ LLP का ओवरव्यू? आपका मोस्टली सारा LLP रिवाइज हो गया इस क्वेश्चन के थ्रू। मैंने इसमें स्लाइड भी ऐड की है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कीजिए। सोचकर आंसर कीजिएगा। ओके, काजल ने कहा A। ओके, हिमांशु ने भी कहा A पॉइंट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ज़्यादा सस्पेंस को लिंगर ऑन ना करते हुए, इसमें रेमेडीज़ बताई गई हैं फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया जाता है तो उस टाइम पर सामने वाली पार्टी को क्या क्या आप रेमेडीज़ प्रोवाइडेड होती हैं, ठीक है। सबसे पहला उन्होंने कहा है ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। किसी ने आपसे वादा किया कि मैं शादी करूंगा, बट उसने उस प्रॉमिस को ब्रीच कर दिया। इसको हम किस तरीके का डैमेज कॉम्पनसेट करने की बात करते हैं, विंडिक्टिव डैमेज। विंडिक्टिव डैमेज का मतलब ऐसा डैमेज जो किस लिए दिए जाते हैं, बिकॉज वो पर्सन जो जिसके ऊपर बीती है, ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस, या उसको कोई इंजरी हुई है जिसके कारण उसको ये सब क्या करना पड़ रहा है, मतलब बियर करना पड़ रहा है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ किसी ने, सामने वाले ने उसके साथ कुछ गलत किया जिससे उसको मेंटल स्ट्रेस हुआ है, या इट हैज़ अफेक्टेड हिज मेंटल हेल्थ। तो इसीलिए इस तरह के डैमेज जो होते हैं
वो प्रोवाइड किए जाते हैं, विंडिक्टिव डैमेज जो हम कहते हैं। पार्ट परफॉर्मेंस एज मच एज अर्नड, ये जो वर्ड है ना एज मच एज अर्नड, ये स्यू फॉर क्वांटम मेरिट के डेफिनेशन में एज इट इज़ लिखा है। ये देखो, ये देखना, क्वांटम मेरिट को हम लिटरली लिखते हैं एज मच इज़ अर्नड। ठीक है, एज मच इज़ अर्नड का मतलब है कि जितना सामने वाले ने परफॉर्मेंस का पार्ट या जितनी परफॉर्मेंस परफॉर्म की है या कॉन्ट्रैक्ट का जितना हिस्से का काम किया है उसके लिए उसको पेमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, जितना काम किया, पार्ट परफॉर्मेंस मतलब जितना हिस्से का काम किया उतने की उसको पेमेंट मिलनी चाहिए। ये हो गया क्वांटम मेरिट। क्वांटम मतलब क्वांटिटी। एब्सॉल्वेशन फ्रॉम ऑल ऑब्लिगेशंस, ये तो है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि सामने वाला सारा कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर दे। ठीक है, कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर दे। ठीक है, मोड ऑफ सिक्योरिंग द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ नेगेटिव टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब आप किसी को ये कहते हो कि तूने सिर्फ मेरे साथ काम करना है और दूसरे के साथ काम नहीं करना, तो इसे हम क्या कहते हैं। और अगर वो पर्सन कर लेता है दूसरे के साथ काम, तो इस केस में इंजंक्शन यानी कि सूट फॉर इंजंक्शन हम फाइल कर सकते हैं उस पर्सन के खिलाफ जिसने हमसे वादा किया था कि वो सिर्फ हमारे साथ काम करेगा, पर उसने दूसरे के साथ जाकर भी काम किया। ठीक है, ये सभी को क्लियर हुआ, ये 4 रेमेडीज़। इंजंक्शन बेसिकली एक कोर्ट ऑर्डर होता है जो रिस्ट्रेन करता है किसी पर्सन को कोई पर्टिकुलर एक्ट करने से, यानी कि आप दूसरे के साथ जाकर नहीं पार्टनरशिप करोगे, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, आप सिर्फ मेरे साथ ही करोगे इतने सालों के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? अब इससे अगला जो क्वेश्चन आ रहा है उसका हम एक और वेरिएशन करेंगे। ये आपके 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, दिसंबर में। इसकी एक बहुत ही प्रोबेबल वो बन सकती है, कहते हैं ना, एक इस तरह का एक और क्वेश्चन बन सकता है। पहले आप ये कीजिए, फिर हम उसको करेंगे डिस्कस। काजल ने कहा बी, हिमांशु ने कहा डी। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर कीजिए। ओके, शुभेंदु ने बी कहा। यहाँ पर पूछा गया है कि आपको एग्जेम्पशन मिल रही है कैपिटल गेन्स में कौन से सेक्शन 54 से लेके 54 EC पे, जब आप कौन सा एसेट ट्रांसफ़र करते हो, आपको उसको एसेट्स के साथ क्या करना है, मैच करना है। अगर मैं बात करूँ सेक्शन 54B की, तो सेक्शन 54 में कौन से एसेट की बात होती है, वो होती है रेजिडेंशियल हाउस। ठीक है, मैंने गलत तो नहीं कर दिया? 54 ओ बी के साथ मैच कर दी, मैं भी कहूँ कुछ गड़बड़ है। 54 के साथ आप बी को मैच करोगे, इसका मतलब बी का 4 आएगा, तो उससे सीधा ऑप्शन 2 बन जाएगा। मतलब सेक्शन 54 में कौन से एसेट की बात होती है, रेजिडेंशियल हाउस की बात होती है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट कहूँ 54B की, तो 54B में कौन सा आता है आपका, एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है,
एग्रीकल्चरल लैंड 54B में ये वाला ए का 1, ठीक है, और सी का आपका 2 आ जाएगा सीधा सीधा, लैंड और बिल्डिंग बोथ इन केस ऑफ 54EC, एंड लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग 54D। ठीक है, अब ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया कि एनटीए ने पूछा है। अब अगर एनटीए ने इसी सवाल को यूज़ करना है ना, तो वो ऐसे यूज़ कर सकता है, आई एम फ्रेमिंग अ मैच द फॉलोइंग, आप लोग इसको आंसर कीजिए। उन्होंने 54 से लेके आपको 54EC तक पूछा है, मैंने उसके आगे के सेक्शंस को लिया है। हो सकता है इस बार एनटीए इस पर क्वेश्चन बना दे। 54GA 54GB। ठीक है, अब मैं इसके सामने गलत ऑप्शन लिख रही हूँ, आपने इसको सही के साथ मैच करना है। ठीक है, चलिए एक एक करके करते हैं। अगर लिखा है कौन सा एसेट यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है, एसेट ट्रांसफ़र, एनी लॉन्ग टर्म एसेट, ये कौन से सेक्शन के अंडर आएगा? एनी आइडिया, थोड़ा सा याद हो किसी को? एक मिनट, (54F) ओके। काजल सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट है, अच्छा। अगर काजल मैं लिखती हूँ एनी लॉन्ग टर्म एसेट, ये इसके सामने लिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं इसका सही आंसर है, ये तो मैंने रैंडमली लिखे हैं। एनी लॉन्ग टर्म एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो ये किस में आएगा फिर? सोच कर देखो, अगर इसको याद करने का तरीका, एनी लॉन्ग टर्म एसेट कुछ भी ओपन एंडेड सा है, वो आपका आएगा 54EE में। एनी लॉन्ग टर्म एसेट कोई भी चलेगा। अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करो कि लॉन्ग टर्म एसेट तो है लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के अलावा, थोड़ा और मुश्किल कर दिया, उसको हम 54F के साथ जोड़ देंगे। अब मैंने और डिफ़िकल्ट लाइन बनाई, देखते हैं वो किसके साथ मैच करती है, कि लैंड और बिल्डिंग का एसेट की बात हो रही है या मशीनरी की भी बात हो रही है, जो फॉर्म कर रही है पार्ट किसका, एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का, ठीक है, जिसको हमने शिफ्ट करना है अर्बन से रूरल। देखो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई लाइन, है ना? तो ये हम किसके साथ मैच करेंगे इसको? 54G के साथ। जैसे जैसे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है वैसे वैसे मैं सेक्शंस के साथ मैच कर रही हूँ। ठीक है, अब कहते हैं यही वाली लाइन मैं दोबारा उठा के लिख रही हूँ कि लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, लेकिन यहाँ पर हमने कहाँ से शिफ्ट करना है? अर्बन एरिया से स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ज़्यादा मैंने इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया इस सेंटेंस को, तो ये किस में जाएगा? 54GA में, नॉट GP। 54GA में, ठीक है। और लास्ट आ गया हमारा GB। GB बेचारा छोटा सा, इसमें आती है हमारी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे घर भी आ सकता है और प्लॉट ऑफ लैंड भी आ सकता है। मुझे पता है ये बोरिंग है, एक मिनट,
ये याद करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन है। अगर एनटीए ने आपसे ये पूछा है कि 54 से लेके 54 ईसी तक के आप मैच करिए, तो हो सकता है उसके कि आगे जो 5 सेक्शंस हैं वो उससे भी पूछ ले। ठीक है, क्लियर हुआ? फिफ्टी फोर ई के साथ एक बार फटाफट बता देती हूँ, एनी लॉन्ग टर्म एसेट आता है। 54F के साथ लॉन्ग टर्म एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। 54G के साथ आता है लैंड एंड बिल्डिंग या मशीनरी, जिसको हम शिफ्ट कर रहे हैं अर्बन से रूरल एरिया। GA आता है किसके साथ, अगर हम अर्बन से स्पेशल इकोनॉमिक जोन जा रहे हैं। और GB आता है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें आपका घर और प्लॉट ऑफ लैंड भी आता है। ठीक है, मुझे पता थोड़ा बोरिंग है बट कर लो, इसको मैं जितना हो सकता था आसान बना पाई। चलिए, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राउंड्स पर क्वेश्चन है, फटाफट इसको मैच सीक्वेंस में लगा दो। राउंड्स ऑफ WTO, हिमांशु इवनिंग में क्लास नहीं है, मैंने मॉर्निंग में ही लेनी है क्लास, क्योंकि मुझे लगा कि आप सब की रिवीजन चल रही है, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट मच ऑफ योर टाइम एवरीवन। तो इसलिए अभी जो मैं क्लास ले रही हूँ वो क्लास ले रही थी, मतलब दिस इज़ द क्लास। अगर रिक्वायरमेंट होगी और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है तो हम ले लेंगे क्लास हिमांशु, ऐसी कोई बात नहीं है। हिमांशु परसों पेपर है, कल भी क्लास चाहिए? मुझे लगा कल सभी रेस्ट करेंगे। चलो एनीवेज देख लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दो को नहीं है पेपर, एक मिनट। हाँ 3 को है हिमांशु, मुझे गलती लग गई 2 और 3 में। दो कहाँ पे पड़ा, देख लो। इस क्वेश्चन को इतना टाइम राउंड्स में ही तो लगाना है, मतलब सीक्वेंस में ही तो लगाना है। देखिए सबसे पहला जो आपका सीक्वेंस में आएगा वो आएगा अनेकी राउंड, ठीक है, ए से अनेकी राउंड, ठीक है। अनेकी के बाद आपका आएगा तोरक्वे,
ये ए बी सी डी और ई, सबसे पहले आपका सी आएगा, फिर डी आएगा टॉर्क्वे राउंड, उसके बाद आपका कैनेडी आएगा, कैनेडी के बाद क्या आएगा आपका टोक्यो आएगा, टोक्यो के बाद लास्ट आएगा आपका दोहा राउंड। किसका है? ऑप्शन ए। बताइए, सबसे इजी क्वेश्चन था ये। देखिए, ये मैंने एक चार्ट भी ऐड किया है। सबसे पहले एनेकी, टॉर्क्वे, ढिल्लन बीच में नहीं था, कैनेडी, टोक्यो एंड यूरुग्वे, और इसके बाद दोहा राउंड। ठीक है, चलो तुम लोग लेकर ही बैठ जाते हो क्वेश्चन। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, कीजिए। ईओक्यू के रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। I hope everyone is solving. चलिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A defense equipment manufacturing company uses bolts at a constant rate of 10,000 kg per year। इसका मतलब ये आपकी एनुअल डिमांड हो गई। बोल्ट की कॉस्ट जो है वो 80 है, और कंपनी के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 400 रुपये लगते हैं एक ऑर्डर को प्लेस करने में। एंड कैरिंग कॉस्ट जो है वो 10% है। हमें निकालना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें हमें ईओक्यू निकालना है कि नहीं? क्या इसमें हमें सिर्फ ईओक्यू निकालना है, या ईओक्यू के अलावा भी कुछ निकालना है, या ईओक्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है? बताइए। जो सेशन में प्रेजेंट हैं प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, येस और नो। इस क्वेश्चन में हमने ईओक्यू तो निकालना ही निकालना है, लेकिन ईओक्यू को यूज़ करके उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स भी कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट। कैसे करेंगे? ईओक्यू का फॉर्मूला सभी को पता है, 2। एक मिनट, मैं ना सीधे ही कैलकुलेट करती हूँ, साथ साथ समझाती रहूँगी। अरे
2 इंटू, अच्छा एनुअल डिमांड कितनी है 10,000, इनटू हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक ऑर्डर की कॉस्ट से। एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 400 दी हुई है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट हमें 10% दी है। 10% किसका, इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री कौन सी है, बोल्ट। बोल्ट का प्राइस क्या दिया हुआ है 80 रुपीज़, वो हो गया 8 रुपये, तो 8 हो गया। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा अंडर रूट के बाद 1000 यूनिट्स। ठीक है, अब 1000 यूनिट्स का मतलब ये है कि दिस इज़ द ऑप्टिमम यूनिट्स आपको जो ऑर्डर करने चाहिए एक साल में, ताकि आपकी जो कैरिंग कॉस्ट और जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो क्या हो, मिनिमम हो। अब वो कह रहे हैं हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना है कितने ऑर्डर्स प्लेस करें। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स का फॉर्मूला है कि एक साल में हमें इतनी रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय 1000 जो हमारा EOQ है, जो हमें सस्ता पड़ेगा। तो उस अकॉर्डिंग हमें 10 ऑर्डर करने। अगर हम एक साल में, ध्यान से सुनिए, अगर हम एक साल में 10 ऑर्डर करेंगे, हज़ार का जो एक ऑर्डर होगा, तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम आएगी। क्या आपको EOQ का मतलब समझ आया? ओके, आई होप सभी ने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन। ओके, सभी का ठीक है। सो आंसर क्या होगा आपका सही, ऑप्शन बी, दैट इज़ 10। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे 10। ओके, कितने क्वेश्चंस पड़े हैं अभी हमारे, सो वी हैव, ओके, सो हमारे क्वेश्चंस अभी पड़े हैं, ठीक है। तो वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, क्योंकि अभी टाइम लगेगा, और वुड यू लाइक टू कंटिन्यू दिस सेशन लेटर इन द इवनिंग या टुमारो, बताइए एवरीवन। ओके, बिकॉज इट्स मोर देन 1.5 आवर्स का भी सेशन है हमारे पास। लेट मी सी, क्योंकि इसमें भी बैंकिंग के क्वेश्चंस हमने रिवाइज करने हैं, और NPV और IRR भी है। ओके, क्या हम इवनिंग में या शाम को 5 बजे क्लास लेके कंटिन्यू कर सकते हैं? ठीक है, आज के आज, कल तक नहीं जाते हिमांशु, कल तक नहीं जाते, बिकॉज़ फिर आप सभी ने भी रिवीजन करनी है अपनी, ठीक है। सो इसलिए, राइट, सो मैं इवनिंग का सेशन रख लेते हैं, ठीक है, 4-5 बजे के आसपास जो भी रिमेनिंग सेशन है इसमें, क्योंकि यहाँ से बैंकिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए और बैंकिंग के मैंने नोट्स बनाए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, बैंकिंग कमिटीज़ एक्सेट्रा,
ठीक है, चलिए यहाँ से इस क्वेश्चन से हम शाम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई विल शेयर द लिंक इन द टेलीग्राम चैनल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड ट्यूनिंग इनटू द सेशन। पार्ट 2 के लिए हम शाम को मिलते हैं। ठीक है, एंड टिल देन विश यू गाइज अ वेरी हैप्पी लर्निंग। आई होप ये सेशन आपको फ्रूटफुल लगा, हेल्पफुल लगा। एंड हिमांशु मैं टाइम देख लेती हूँ। ठीक है, आई विल लेट यू नो इन द ग्रुप। ठीक है, चलो, यू आर वेलकम काजल, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।